ज्ञानपुर नाम का एक गांव था, जहां एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा रहती थी, जिनका नाम था विद्यावती। वैसे तो उनके खानदान में कई लोग थे, मगर सारे ही उनके नाम की जमीन और जायदाद के पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए उनकी बखूबी सेवा करते। एक दिन बुजुर्ग अम्मा के पैर 7 साल का टिंकू दबा रहा था और तब टिंकू बोला, दादी, मैं आपके पैर पिछले 1 हफ्ते से रोज दबा रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि मेरे पास कितनी जमीन आएगी। बक शरारती, पूरा का पूरा घर मुझसे बस मेरी जमीन और पुश्तैनी जायदाद के लिए प्यार करता है, वरना मुझे कोई पूछे भी ना। टिंकू वहाँ से जल्दबाजी में भाग गया। विद्यावती अपने कमरे से बाहर बगीचे की ओर जाने लगी। तभी उनके सबसे छोटे बेटे वरुण ने कहा, कहाँ जा रही हो अम्मी? चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। आज आपकी दावत हमने बाहर तख्त पे लगवा दिया है। ठंड का वक्त है, बाहर धूप में बैठकर दावत खा लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मुझे ले चलो। वरुण अपनी अम्मी विद्यावती को प्यार से उनको कुर्सी पर बैठा देता है और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। एक मेरा तू ही सबसे अच्छा बेटा है, जिसे कोई लालच नहीं है। तू मेरी कितनी सेवा करता है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तेरा संसार अच्छा हो। मेरे पास आपकी दुआ है अम्मी। मेरी दुनिया मालिक और आपकी असीम दुआ से बहुत अच्छा है। वरुण 40 साल का कुंवारा था। दिन में मेहनत करके वो अपनी अम्मी का ख्याल रखता था, लेकिन इस बात से वरुण के बड़े भाई रमाशंकर हमेशा जलते थे। देखा तुमने भाग्यवान, वरुण कैसे अम्मी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। वही तो, मैं भी वही कह रही हूँ। सारी जमीन जायदाद वरुण देवर जी के नाम हो जाएगी और आप सबका मुंह देखते रह जाएंगे। इतना सुनते ही रमाशंकर ने अपने भाई वरुण से कहा, अब और नहीं, बस हुआ। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि इस घर का बंटवारा हो जाए और मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप पूरे खानदान के साथ खुश नहीं हैं? मुझ में और अब ताकत नहीं है। मैं अब तुम दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये सारी बातें उस वक्त विद्यावती सुन रही होती है और वो अपने बड़े बेटे की बातें सुनकर सहमत होती है। गलती मेरी ही है बेटा। इसी घर के आंगन में मैंने तुम्हें तुम्हारी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, तुम्हें खेलने के लिए खिलौने दिए, तुम्हें बोलना सिखाया, और अब जब तुम चलना, बोलना और खेलना सब सीख गए हो, तो मेरे और अपने छोटे भाई के जिंदगी के साथ खेल रहे हो। हाँ, बहुत खूब। इससे पहले कि रमाशंकर कुछ कह पाता, वहाँ पर एक वकील घर और जमीन के कागजात लेकर आया। आओ वकील साहब, कहिए क्या बात है? जैसा कि हमें पता चला है, सारी धन दौलत तुम्हारे अब्बू घर के बेटे यानी तुम्हारे नाम पर कर चुके हैं और वरुण के नाम एक छोटी सी कुटिया है बस, जो एक बगीचे के किनारे है। जैसे ही वकील ने कागजात पढ़े, रमाशंकर खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गया और वहीं वरुण इस बात से दुखी हो गया। अब तो सुन लिया ना आप लोगों ने, अब्बू ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। मैं सब अच्छी तरह से जानता हूँ। बंटवारी को पैसे खिलाकर तुमने सारी जमीन अपने नाम करवा ली। रमाशंकर ने अपनी बुजुर्ग माँ और अपने छोटे भाई को घर से बेदखल कर दिया। अब विद्यावती और वरुण दर बदर भटकने लगे और अपने अब्बू के जमीन के छोटे से हिस्से में कुटिया बनाकर रहने लगे। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे जायदाद नहीं दे पाई। सारे जायदाद तेरे भाइयों ने छल कपट से ले ली। ये आप कैसी बात कर रही है आमी? आपकी मोहब्बत है ना मेरे पास, और आपकी मोहब्बत से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। एक दिन शाम के वक्त जब रमाशंकर अपने घर पर आया, तो उसकी बीवी नाराज होकर बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि पापा ने सारी जायदाद का वारिस आपको बनाया है। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम्हारे सामने वकील साहब ने वसीयत के कागजात पढ़कर सुनाए थे।
अगर ऐसी बात है तो आपका छोटा भाई आपकी माँ के साथ जिस जगह पर कुटिया बनाकर रह रहा है ना, वो जगह भी आपके पापा की ही थी और वसीयत के हिसाब से उस जगह के मालिक भी आप ही हुए ना। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने माँ और भाई को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है तो उन्हें आपकी जगह पर कुटिया बनाकर रहने का क्या हक है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वैसे ही वरुण हमेशा मेरे खिलाफ अम्मी के कान भरता रहता था। उसे सही सबक सिखाने का अब वक्त आ गया है। मैं कल ही उन दोनों को वहाँ से भी निकाल दूंगा। अगले दिन रमाशंकर कुटिया के पास पहुंच गया। रमाशंकर की बुजुर्ग माँ विद्यावती और उसका छोटा भाई वरुण खुश हो गए। मैं जानता हूँ कि मुझे देखकर तुम्हें यहाँ पर कोई खुशी नहीं हुई। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? तुमने भले ही मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया हो, लेकिन मत भूलो मैं एक माँ हूँ और तुम मेरी औलाद हो। आज मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। वो सब छोड़िए अम्मी, मैं यहाँ पर तुम लोगों को ये बताने आया हूँ कि आज से तुम कुटिया को खाली कर दो, क्योंकि ये जगह अब्बू की थी और अब्बू ने सारे जायदाद का मालिक मुझे बनाया है, तो आज से ये जगह भी मेरी हो गई। इतना कहकर रमाशंकर वहाँ से चला गया और विद्यावती अपने बेटे वरुण के साथ वहाँ से चली गई। अम्मी, भैया ने तो हमें यहाँ से भी निकाल दिया। हमारे पास तो रहने का कोई भी ठिकाना नहीं। अब हम कहाँ रहेंगे? फिक्र मत कर बेटा, मालिक पर यकीन रख। तुझे पता है, जब मालिक किसी को कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है ना, तब उसका इसी तरह से इम्तिहान लेता है। विद्यावती अपने बेटे वरुण के साथ गांव के ही करीब के जंगल की सीमा पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। झोपड़ी के आसपास का वातावरण बहुत ही साफ और हरा भरा था। अम्मी, कहीं हम दोनों यहाँ से भी ना निकाले जाए। फिक्र मत कर बेटा, जंगल किसी का नहीं होता। जब इंसान का इस दुनिया की मोह माया से मन भर चुका होता है तो वो जंगल की ही पनाह लेता है और ये जंगल सबको अपने अंदर समेट लेता है। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन अब आगे क्या? भैया ने तो सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। मालिक पर भरोसा रख बेटा, वो सब सही कर देगा। तू एक काम कर, तब तक कोई छोटा मोटा काम कर ले। मुझे यकीन है ये बुरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे। तुम ठीक कहती हो। मेरी उम्र भले ही 40 साल हो, लेकिन मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। कम से कम मजदूरी तो कर ही सकता हूँ। उस दिन के बाद वरुण मजदूरी करने लगा। रोज शाम को वो मजदूरी करके आता और कमाए हुए पैसों को अपनी अम्मी के हाथ में रख देता। कभी कभी तुझे मुझ पर बहुत गुस्सा आता होगा ना कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। इस उम्र में तुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं सोचते अम्मी, मेरी जिंदगी में कभी भी दौलत ज्यादा जरूरतमंद नहीं रही। मेरे जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी आपकी मोहब्बत है। आपकी दुआ ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वरुण का मजदूरी करते हुए अचानक पैर फिसल गया और उसके जिस्म पर बहुत सारी चोटें आ गईं। कुछ मजदूर उसे उसकी कुटिया पर छोड़कर चले गए। वरुण के पैर से खून बह रहा था। कुछ नहीं अम्मी, अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैर से खून बहने लगा। बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। फिक्र मत कर बेटा, सुबह तक तेरा ये पैर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर विद्यावती जंगलों के अंदर चली गई। दरअसल विद्यावती के पापा अपने जमाने के बहुत बड़े वैद्य थे। विद्यावती जब छोटी थी तभी विद्यावती ने जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पाली थी। कुछ पत्ते विद्यावती वरुण के पास लेकर आ गई और उन्हें पीसकर वरुण के पैर पर एक लेप लगा दिया। ये क्या है अम्मी? ये जड़ी बूटियों का लेप है बेटा। आपने जैसे ही इसे मेरी चोट की जगह पर लगाया, बहुत ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा कि दर्द छूमंतर हो गया हो। फिक्र मत कर बेटा, सुबह तक तेरे पैर के जख्म का निशान भी गायब हो जाएगा। सुबह जब वरुण उठा तो वो देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था।
अम्मी मेरे पैर से तो चोट का निशान तक गायब हो गया है। ये काम तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते। आपने ये कैसे किया? आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ज्ञान हजारों साल पुराना है बेटा। इस ज्ञान को मैंने अपने पापा और दादाजी से सीखा था और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, अब कहीं जाकर काम आया। अम्मी आप तो जादुई डॉक्टर हैं। इस गांव में और आसपास के गांव में न जाने कितने लोग डॉक्टर के पास जा जाकर तंग आ चुके हैं। आप तो यहाँ बैठे बैठे उनका इलाज कर सकती हैं। कर तो सकती हूँ बेटा, लेकिन डर लगता है कि कहीं मेरा किया हुआ इलाज नाकामयाब हो गया तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ मेरे पापा का नाम भी बदनाम हो जाएगा। नहीं अम्मी, मुझे आप पर पूरा यकीन है। आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज इस दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। जब मुझे फायदा हुआ है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके इलाज का फायदा और लोगों को भी जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद वरुण ने सारे गांव में ऐलान कर दिया कि जिस मरीज को किसी डॉक्टर से फायदा न मिल रहा हो वो उसकी माँ के पास आ सकता है। 3 दिन बाद एक दुबला पतला आदमी विद्यावती के पास वरुण के साथ आया। मेरी पेट में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है दादी जी। मैंने शहर के बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर सबने कहा कि तुम्हारा इलाज नामुमकिन है। तुम्हें अब जिंदगी भर सिर्फ दूध पीकर गुजारना है। अपना हाथ दिखाओ। विद्यावती उस आदमी की नब्ज चेक करने लगी और रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां देती हूँ। तुम सुबह उस जड़ी बूटी को खाना और 3 दिन तक कुछ मत खाना। 3 दिन बाद तुम्हें बहुत तेज भूख लगेगी। उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो खा लेना। वो आदमी वहाँ से चला गया। 3 दिन बाद वही आदमी वापस आकर विद्यावती से बोला, आपने जैसे कहा था दादी जी, मैंने वैसे ही किया। मैंने बरसों से देसी घी की पूरी और अरहर की दाल नहीं खाई थी। मैंने पेट भरकर खाई और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जाकर अपना डॉक्टर से चेक करवाओ। आपके पास आने से पहले मैं डॉक्टर के पास ही गया था। ब्लड टेस्ट करने के बाद वो हैरत में पड़ गया। कहने लगा कि ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं। तुम्हारा इलाज किसने किया? तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। मैंने तो आपको बताया ही नहीं था कि मैं बहुत ही रईस आदमी हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने बहुत सारे पैसे विद्यावती के हाथ में पकड़ा दिए। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक महामारी फैल गई, जिसका इलाज करना नामुमकिन हो गया। एक मरीज खांसता हुआ विद्यावती के पास आया। मुझे बचा लीजिए दादी, सारे गांव में महामारी फैल चुकी है। डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। विद्यावती ने उस मरीज का इलाज करना शुरू कर दिया। वो मरीज ठीक हो गया। कुछ ही दिनों में सारे गांव वाले विद्यावती के पास अपना इलाज करवाने आने लगे। विद्यावती के इलाज से सारा गांव बिल्कुल ठीक हो गया। सभी लोग अब विद्यावती को जादुई बुजुर्ग डॉक्टर के नाम से जानने लगे। कुछ दिन बाद विद्यावती का बेटा रमाशंकर अपनी बीवी और अपने 7 साल के बेटे टिंकू के साथ आया। टिंकू को देखकर विद्यावती खुश हो गई। कैसे हो मेरे बेटे टिंकू, तुम ठीक तो हो? मुझे आपकी बहुत याद आती थी दादी। मैं पापा से हमेशा कहता था कि मुझे दादी से मिलना है, लेकिन पापा आज मुझे यहाँ लेकर आए। तुम्हारे पापा जरूर यहाँ पर किसी काम से आए होंगे बेटा। तभी विद्यावती ने देखा कि रमाशंकर की आंखों में आंसू थे। अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर विद्यावती का दिल तड़प उठा। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? मैं यहाँ पर अपने किए की माफी मांगने आया हूँ अम्मी। वरुण ने सही कहा था। मैंने बंटवारी को पैसे देकर वरुण के हिस्से की जायदाद भी अपने नाम कर ली थी और मुझे उसकी सजा मालिक ने दी। मैं, मेरा बेटा और मेरी बीवी भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे यकीन है कि आप हम सबको जड़ी बूटियों से ठीक कर देंगी। उस दिन के बाद विद्यावती ने रमाशंकर, उसकी बीवी और अपने पोते का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर ने रमाशंकर को कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और वो सारा परिवार आपस में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।
और ऐसे ही विद्यावती देश विदेश में मशहूर हो गई। देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर्स विद्यावती से जड़ी बूटियों की जानकारी लेने के लिए आने लगे। विद्यावती सभी को जड़ी बूटियों की जानकारी देने लगी और आयुर्वेद के फायदे बताने लगी।